वॉर क्राइम के लिए मुकदमा चला के उनको सज़ा देने के लिए ये दूसरे देशों में प्रदर्शन चल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ का कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा तो 99% सज़ा बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF को होंगी, 1% हमास को भी हो सकता। हमला करने के अलावा IDF और इजराइल की फौजें कुछ नहीं कर पा रही हैं, वो हर फ्रंट पे फेल हो गई हैं। तो इसी के लिए खींच मिटाने के लिए कई किलोमीटर ऊपर से जहाज़ों से बम गिरा रहे हैं, नीचे उतर के हमास के फाइटर्स को फेस नहीं कर रहे। इसका क्या लॉजिक देंगे बेंजामिन नेतन्याहू साहब कि इजराइल की जो सेना है वो सड़क पे या ज़मीन पे पैर रख के लड़ने से डर रही है, वो अपने इक्विपमेंट तक छोड़ के भाग रही है, ऐसा पूरी दुनिया देख रही है। अब भारत उसका एक प्राइम डेस्टिनेशन इसलिए है क्योंकि मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू साहब में करप्शन का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। गंदे घिनौने काम RSS करती है, हिंदू नहीं करते। उसी प्रकार से यहूदी या जुडाइज़म के मानने वाले ज्यूज़ गंदे काम नहीं करते। हाँ, ज़ायनिस्ट जो हैं वो गंदे और घिनौने काम करते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 7 दिनों की सीज फायर रही, उसके बाद अब फिर से सीज फायर खत्म होने के बाद हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, आप सोशल मीडिया से अपडेट हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट महमूद प्राचा। सर, क्या कहेंगे? लगातार पहले भी और बाद भी अभी भी बार बार जो है प्रधानमंत्री वहाँ के दोहरा रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे बिना ये युद्ध रोकेंगे नहीं और हम अपने लक्ष्य तक पहुँच के रहेंगे चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए। नहीं, सब कुछ तो उन्होंने बर्बाद कर ही दिया है। अब बर्बाद होने को कुछ बाकी बचा भी नहीं है। और ये बात मैं इजराइल एज ए कंट्री के लिए बोल रहा हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने अपने पर्सनल करप्शन को बचाने के लिए ये युद्ध ख़त्म ना करने की कसम खा रखी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसा किसी दुनिया के देश में पहली बार हो रहा है कि जब युद्ध चल रहा हो और उसके प्रधानमंत्री के इस्तीफ़ा मांगने के लिए उस देश की खुद की जनता बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही हो, ये बोल के कि तुम करप्ट हो, तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, तुम इम्बेसिल हो, मतलब बेवकूफ़ हो, तुम इस्तीफ़ा दो। ऐसा दुनिया में किसी देश में नहीं होता देखा होगा आपने कभी भी। और बेंजामिन नेतन्याहू साहब को ये बात पता है, जिस दिन ये युद्ध समाप्त होगा उसी दिन इजराइल देश की जनता उनको उनके पद से हटा देगी, उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और उसके बाद जो वहाँ पे करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं, जो इस युद्ध से पहले से 7 अक्टूबर से पहले से लग रहे थे, और उनको वो उस देश का संविधान बदल के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उसको भी चेंज करने की ताकत अपने पास लाना चाहते थे कि अगर करप्शन के केस में बेंजामिन नेतन्याहू को सज़ा होती है तो तब भी वो उस सज़ा के फैसले को पलट कर अपने आप को बरी कर सकते हैं। तो यही बेंजामिन नेतन्याहू साहब काम कर रहे थे। यही हमारे कुछ प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं, वही उनके नक्शे कदम पे चलकर वही काम वो भी करना चाहते हैं देश में। एक तो आवाज़ ये भी उठ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को फांसी दे दो, ये भी कई बार नारे लगाए गए हैं। ये उनके खुद के देश से ही लग रहे हैं ना नारे। कोई ये बाहर की कंट्रीज़ में जो लग रहे हैं, जो हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, जापान में हो रहा है, पूरे देश के पूरी दुनिया के हर एक देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये फांसी चढ़ाने की बात बाहर देशों में नहीं हो रही है, खुद उनके देश के अंदर हो रही है। दूसरे देशों में तो उनके खिलाफ वॉर क्राइम के लिए मुकदमा चला के उनको सज़ा देने के लिए ये दूसरे देशों में प्रदर्शन चल रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ का कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन खुद उनके देश में उन्हें फांसी पे चढ़ाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने खुद के देश के बेगुनाह लोगों को मरवाया और उनको चारा बना के, उनको बेवकूफ़ बना के जो वो काम कर रहे हैं, अपने जो फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो सेटलर्स रोज़ सेटलर्स बिठा रहे हैं, वो सब जो ज़बरदस्ती कब्ज़े कर रहे हैं, जो बुलडोज़र का प्रयोग कर रहे हैं, जो आप इंडिया में भी देखते हैं ना RSS और BJP वाले को द्वारा, उन सभी कार्रवाइयों के लिए इजराइल देश की जनता उनकी फांसी की मांग कर रही है बेंजामिन नेतन्याहू।
और एक तरफ जहां इजराइल जो है हमास पर लगा रहा है आरोप कि इन्होंने सीज फायर तोड़ने की कोशिश की है, तो अगर युद्ध विराम की बात करें तो दोनों की तरफ से होनी चाहिए। उधर इजराइल है, इधर हमास, हूती, हिजबुल्लाह सारे मिलकर लड़ रहे हैं, तो कैसे होगा ये समाधान? देखिए, समाधान ऐसे होगा, हमास तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे यूएन में वो रजिस्टर्ड हो, कोई इस्टेब्लिश्ड स्टेट नहीं है। हाँ, एक लोकल गवर्नेंस की बॉडी है, ठीक है, जो फ़िलिस्तीन में जो गाज़ा है, गाज़ा में एक गवर्नमेंट चलाती है। जो इज़राइल है वो तो एक अपने आप को बड़ी कंट्री मानती है, यूएन का हिस्सा है। अमेरिका उसका एकदम जो एक कहते हैं कि गॉडफादर है, तो वो तो अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी बताते हैं या बताना चाहते हैं, हालांकि वो है नहीं। तो जब वो अपने आप को डेमोक्रेसी बता रहे हैं तो यूएन के कानून तो सारे उनको मानने चाहिए सबसे पहले। जो हमास है उनको तो बड़े कन्वीनियंटली वो आतंकवादी बता देते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो युद्ध अपराध दोनों तरफ से हो रहे हैं तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हमास युद्ध अपराध कर रही है उसके खिलाफ उतनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू खास तौर पे जो युद्ध के अपराध कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि अगर एक निष्पक्ष जांच करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा तो 99% सज़ा बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ को होंगी, 1% हमास को भी हो सकता है। अभी जो हालिया हालात चल रहे हैं, पहले भी नेतन्याहू ने यही कहा कि उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद हमने जंग की ऐलान कर दिया। अभी फिर से उन्होंने कहा कि सीज़ फायर के दौरान हमास ने ही शुरुआत की, सीज़ फायर को तोड़ने की, हमास ने ही ये सारी शुरुआत की। और उसके बाद जो पहला वॉर हुआ, पहले ही वॉर में जब मिसाइल दागे गए, 100 नागरिकों की जान चली गई 1 घंटे के अंदर अंदर। देखिए, जो आईडीएफ है, आईडीएफ के जो फौजी हैं वो हमास के जो फाइटर्स हैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और वो टैंकों के अंदर बैठ के भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अगर आप भारतीय और पूरी दुनिया के जो भी मिलिट्री विशेषज्ञ हैं, अगर उनकी आप जो कमेंट्रीज देखेंगे जो नेट पे अवेलेबल हैं, अगर वो देखेंगे आप, तो ये बात साफ हो जाएगी कि आईडीएफ के जो फौजी हैं, जिनके बारे में एक झूठी मिथ्या बना रखी थी, और वो इंडियन जो आर्मी है उसके भी कमांडोज ट्रेन करने आ रहे थे उनको, मतलब आईडीएफ के कमांडोज इंडियन कमांडोज को ट्रेन करने आ रहे थे, तो उनका तो एक मिथ दूर हो गया है कि वो डरपोक फौजी हैं। तो हमें पहले तो सबसे अपने देश की सोचनी चाहिए, और इजराइल से कोई भी ट्रेनिंग अपने फौजियों को नहीं दिलवानी चाहिए, क्योंकि हमारे फौजी नेचुरली बहादुर हैं, नेचुरली अच्छे फाइटर्स हैं। इजराइल के लोग ट्रेनिंग से बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो पहले हमें अपने देश का सोचते हुए इजराइल की कोई भी ट्रेनिंग लेना बंद करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब वो पूरी तरीके से फेल हो गए, पूरी तरीके से नाकाम हो गए, उनको फेस करने में बिल्कुल ही मतलब छोड़ के टैंक भाग रहे हैं, आज ये हालत हो गई है। और उसी तरीके से जो हूती हैं, वो भी, उनके पास कितनी सी फौज या सेना है, उनके पास कौन से हथियार हैं, कोई हथियार नहीं है, उनके पास कौन सी एयरफोर्स है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े इजराइल के जहाज़ों को इंटरनेशनल वाटर्स से एक तरीके से छीन के ले जा पा रहे हैं। तो इस तरीके से इजराइल जो है युद्ध में बिल्कुल हार रहा है। हाँ, जो निहत्थे सिविलियंस हैं उस पे दूर से बमबारी कर सकते हैं जहाज़ों के ज़रिए से, या जो उनके हेलफायर मिसाइल्स हैं उससे दूर बैठ के निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करने के अलावा आईडीएफ और इजराइल की फ़ौजें कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो हर फ्रंट पे फेल हो गई हैं। तो इसी के लिए खींच मिटाने के लिए, और अपना जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो प्रेस है, जो अपने आप को फ्री प्रेस बोलती है या मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलती है, उसके ज़रिए से ये झूठे इल्ज़ाम लगा के ही वो अपनी कुछ इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉर क्यों हम जारी रख रहे हैं, क्यों हम निहत्थे लोगों के ऊपर कई किलोमीटर ऊपर से जहाज़ों से बम गिरा रहे हैं, नीचे उतर के हमास के फाइटर्स को फेस नहीं कर रहे। इसका क्या लॉजिक देंगे बेंजामिन नेतन्याहू साहब, जबकि हमास के फ़ौजी टोटल जो लड़ाके होंगे वो 30,000 भी नहीं है, और इजराइल अपने आप को 5 लाख से ज़्यादा फोर्स बताता है। तो एक बात ये साफ़ हो गई है कि इजराइल की जो सेना है वो सड़क पे या ज़मीन पे पैर रख के लड़ने से डर रही है, वो अपने इक्विपमेंट तक छोड़ के भाग रही है, ऐसा पूरी दुनिया देख रही है।
और इसी थोड़े दिन टाइम पहले ही नेतन्याहू ने डिमांड की थी भारत से 1 लाख लोग भी चाहिए थे उन्हें, प्रधानमंत्री से उन्होंने मांगा था। इस पर क्या कहेंगे? अब उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ। जब उनकी सेना हथियार छोड़ छोड़ के, टैंक छोड़ छोड़ के, जहाज छोड़ छोड़ के भाग रही है, तो वो बाहर से बहादुर लोगों को तो लाना ही चाहेंगे ना। और भारतीय क्योंकि पैदाइशी बहादुर होते हैं, तो उनकी ये विश लिस्ट है कि भारतीय सैनिक आके उनकी लड़ाई लड़े। ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना कि वो तो डरपोक हैं, ये साबित हो गया है, पूरी दुनिया में साबित हो गया है। उनकी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, उनके हथियार कुछ नहीं है, एक मिथ है। उनके टैंक एकदम कागज़ के टैंकों की तरह उड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना। और ये नहीं कि किस लोग, कौन लोग उड़ा रहे हैं, जो कि घर में बने हुए हथियारों से उड़ा रहे हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी फेक टेक्नोलॉजी निकली है। एक तरह से वही हो गया जो कहा जाए कि मोदी जी जो बहुत सारी बातें, झूठे वादे करते हैं, उस तरह का ही वादा हो गया। और जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब अपने आप को मिस्टर सिक्योरिटी बताते थे, वो तो मिस्टर इनसिक्योरिटी हो गए। उनका आयरन डोम फेल हो गया। आयरन डोम हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके खरीदना चाहते था भारत। तो अब ये सब साफ हो गया ना कि इजरायली फौजी डर रहे हैं युद्ध करते हुए, और उन्हें बाहर से मदद चाहिए, बहादुर सैनिक चाहिए दुनिया भर से। अब भारत उसका एक प्राइम डेस्टिनेशन इसलिए है क्योंकि मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू साहब में करप्शन का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। अडानी जी दोनों के साथ मिलके दोनों देशों के प्रधानमंत्री इसको करप्शन के जरिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अडानी इन दोनों के बीच में मेन लिंक है। एक तो जितना भी हम चाहे बोल दे कि हमास जीत रहा है, फिलिस्तीन जीत रहा है, इजराइल हार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि आज फिलिस्तीन के हर एक नागरिक के हाथ में बंदूक आ चुका है और वो जंग में उतर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक लॉस तो फिलिस्तीन के लिए हो ही रहा है। अपने बच्चे खो रहे, परिवार खो रहे, और अब खुद भी जा रहे हैं जंग में क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। तो फिलिस्तीन के थोड़ा कहीं ना कहीं लॉस तो जा ही रहा है। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि फ़िलिस्तीन का कोई नुकसान नहीं हो रहा। फ़िलिस्तीन के जो निहत्थे नागरिक हैं, जो उसके बच्चे हैं, जो उनकी महिलाएं हैं, जो उनके बूढ़े हैं, जो मरीज़ हैं, जो घायल हैं, उन लोगों को जहाज़ों के ज़रिए दूर दूर से मिसाइल फेंक के मारा ही जा रहा है। ये नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके पास 2 रास्ते हैं। एक कि जो ये हत्याएँ हो रही हैं, जो इजराइल अभी कर रहा है कम टाइम में, वो कुछ सालों में भी वही होना है, या वो आज लड़ाई लड़के अपने हक हासिल कर ले। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नुकसान तो हो रहा है और इसका कोई माफ़ी भी नहीं है, और इसका कोई, हम लोग जितनी भी इसकी निंदा करें कम है, और हम लोग जितना भी अपना दुख का बयान करें इस बारे में वो भी कम है, क्योंकि हम सभी लोग, पूरी दुनिया के जो इंसाफ पसंद लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात से कि ये हो रहा है। लेकिन फ़िलिस्तीन के बहादुर लोगों के सामने 2 ही रास्ते हैं कि उनको उनके घरों से बुलडोज़र के माध्यम से घसीट के निकाल के जेलों में रख के, डिटेंशन सेंटर्स में रख के मारा जाए, या वो बहादुरी से लड़ते हुए अपने जो दुश्मन है, ज़ायनिस्ट फोर्सेस, यहूदी या जुडाइज़म के मानने वाले नहीं, ज़ायनिस्ट फोर्सेस। जैसे आरएसएस और हिंदुओं में फ़र्क है ना, आरएसएस और हिंदुओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गंदे घिनौने काम आरएसएस करती है, हिंदू नहीं करते। उसी प्रकार से यहूदी या जुडाइज़म के मानने वाले ज्यूज़ गंदे काम नहीं करते। हाँ, ज़ायनिस्ट जो हैं वो गंदे और घिनौने काम करते हैं। तो या तो इन ज़ायनिस्ट ताकतों के आगे सर झुका दें और 10 सालों के अंदर इससे भी ज़्यादा लोग मरे और उनको एक तरीके से गुलाम बना लिया जाए, डिटेंशन सेंटर्स में रख लिया जाए, या वो लड़के अपनी कुर्बानी देकर अपनी आज़ादी और अपना एक मजबूत देश बनाएं। ये फैसला हर एक जिंदा कौम करती आई है और आगे भी हर एक जिंदा कौम करती आएगी। भगत सिंह ने क्या ये सोचा था कि मैं अपना इतना नुकसान हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना चाहिए था? सोचा था, लड़े थे ना। और भगत सिंह जैसे लोगों की वजह से आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। ये बात फ़िलिस्तीन के बहादुर जो लड़ाके हैं, वो भी भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी उसी को फॉलो करके अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश के लोगों को इंसाफ और बराबरी दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, आने वाली जनरेशन्स को आज़ादी में सांस लेने का हक दिलवाने के लिए वो लड़ाके लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से हमने पहले ही देखा है, सीज़ फायर के पहले जिस तरीके से इजराइल ने अल-शिफा अस्पताल पर अपना शिकंजा कसा हुआ था, सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद दोबारा से जब युद्ध शुरू होता है, नाम अस्पताल का भूल रही हूँ, लेकिन एक फिर से अस्पताल को टारगेट किया गया है। वहाँ पर फिर बमबारी करने शुरू हो गए हैं, वहाँ पर सैनिकों की तैनाती शुरू हो गई है। इजराइल ने हमेशा एक अस्पताल को घेर करके चल रहा है, ऐसा मतलब इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपको यही बताया ना, वहाँ के फौजी अगर उन्हें ये पता भी लग जाता है दूर से दूर तक कि यहाँ कोई हमास के कोई फाइटर्स मौजूद हैं, तो वो टैंक
घुमा के अब तो वापस जाना शुरू हो रहे हैं। तो जब ये हालात है तो निहत्थे, अब उनको दिखाना भी है कुछ दुनिया को कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, तो वो तो निहत्थे लोगों को, जो इंजर्ड लोग हैं, जो हॉस्पिटल में लोग हैं, उनको मार के ही कुछ अपने अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं, और तो उनके बस की कुछ है ही नहीं। वो फौज से लड़ थोड़ी सकते हैं, हमास से लड़ नहीं सकते, तो अब वो जिससे लड़ सकते हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो लोग खुद बिस्तरों पे हैं, उन्हीं से लड़ सकते हैं, उन्हीं को लड़ने की और उनको मारने की सोच भी सकते हैं। तो ये उनकी मेंटालिटी ही दिखा रही है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से विनाश हो रहा है, 1 लाख से ज़्यादा इमारतें ढह चुकी हैं, रेत बन चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और इस युद्ध में जिस तरीके का विनाश हो रहा है वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं नेतन्याहू, और लगातार जो है वहाँ के नागरिकों पर जो है आफत पाई हुई है, और फ़िलिस्तीन के नागरिक, हर एक नागरिक के हाथों में अब हथियार है और वो आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।